आज के में हम म्यूचुअल फंड्स के पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने शेयर्स के रिलेटेड सभी वीडियोस को अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि कुछ टर्म्स है जो आपको इस चैप्टर में पता होना बहुत जरूरी है, और इस पूरे चैप्टर की एक बेसिक जान है, वो सब कह सकते हैं आप लोग। और मोस्टली आप सब कॉमर्स सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। जिसमें से पहली चीज़ें हैं असेट्स और लाइबिलिटीज। असेट्स यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज यानी कि वो कर्जा, वो अमाउंट जो आपको पे करना बकाया है। सिंपल चीज़ें, सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे की जो चीज़ें हैं उन्हें आपको एक एक करके बताया, और ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चंस में यूज होंगी, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। असेट्स और लाइबिलिटीज के बाद जो सेकंड चीज़ आपको समझनी होगी वो है नेट असेट्स। अब होता क्या है ना कि आपकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है, 150 करोड़ की होती है, यानी कि आपका असेट्स का वैल्यू, जो आपकी प्रॉपर्टी, एक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास कहते हैं आप, वो है। ठीक है, बट आपके पास ना साथ ही साथ में कुछ अमाउंट का कर्जा होता है, या फिर कह सकते हैं कि आपने कुछ प्रॉपर्टी को किसी के यहाँ पे गिरवी रखाया होता है, वो अमाउंट होता है लाइबिलिटी का अमाउंट। तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी से आपको पता चला नेट असेट्स, यानी कि वो अमाउंट जो एक्चुअल में अभी भी जिसकी ओनरशिप या फिर जो आपके पास अमाउंट रिजर्व है, एक तरह से बचा हुआ है, उसे कहते हैं नेट असेट्स। अगर आपको नहीं समझा, सिंपल नेट असेट का फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक, इसके बाद आता है नेट असेट्स वैल्यू, यानी कि NAV। इट इज नथिंग बट इट्स अ यूनिट प्राइस ऑफ नेट, मतलब सॉरी असेट्स। जितना भी आपके पास असेट्स है, नेट असेट कह सकते हैं आप। ठीक है, बटे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ शेयर्स का जो यूनिट है वो, ये एक तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, एवरेज अमाउंट होता है आपके असेट्स का, याद रखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं। हर बार जब भी हम लोग शेयर्स के जो पार्ट मैंने सॉल्व किया उसमें नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते थे, तो हमें एवरेज अमाउंट मिलता था एक शेयर का, एक सेलिंग शेयर का, ऐसा टाइप का एवरेज अमाउंट। वो निकालना यहाँ पे नेट असेट्स वैल्यू कहलाता है। रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज चेंज इन NAV यानी कि नेट असेट्स वैल्यू, ये सारी चीजें मैं अभी आपको क्वेश्चन में अच्छे से बताऊंगा। बस ये सारी चीजें मैंने जो एक्सप्लेन की, इन सबका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बहुत यूजफुल होने वाले। इसके बाद एक जो अगली चीज आपको समझनी चाहिए, ये सब आप अगर आप रेड भी लेंगे या फिर फॉर्मूलाज है नॉर्मल, तो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो है एब्सोल्यूट चेंज इन NAV यानी कि नेट असेट्स वैल्यू। होता क्या है ना दोस्तों, कि मैं आपको बता दूं, जो असेट्स की वैल्यू होती है या फिर प्रॉपर्टी वैल्यू कहते हैं आप उसे, वो हर दिन, हर महीने, हर साल बदलती रहती है। ठीक है, डिप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो होता क्या है ना कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो जो आपने खरीदी थी और जब आप बेचते हैं, तो दोनों टाइम उसकी वैल्यू मे बी अलग अलग हो सकती है। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है एब्सोल्यूट चेंज इन NAV यानी कि योर असेट्स। इस चीज को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये आप अगर फॉर्मूला भी समझ गए, फॉर्मूला भी आपने देख लिया, तो अच्छी बात है। ठीक है, हम क्वेश्चंस के मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। कबीर invested 50,000 in mutual funds on 5th March 2011 with NAV, which is net assets value of 560 rupees. रुपीज नहीं लिखा है, 560 rupees समझिए। He redeemed units as 18th October 2011 when NAV was 650 rupees. There was no entry and exit load. Find the number of unit purchase, total gain and rate of return. इस एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है इसी एक क्वेश्चन के जरिए, बट ये एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जिसकी सारी चीजें आपको समझ लेंगी बहुत इजी। याद रखिए, मैं एक एक चीज करके आपको बताता हूँ। कोई कबीर है जिसने शेयर्स को परचेस करते हुए, असेट्स को परचेस करते वक्त 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, और जब वो शेयर्स को खरीद रहा था तब NAV यानी कि एवरेज असेट्स की वैल्यू, एक असेट की वैल्यू, एक यूनिट असेट की वैल्यू कह सकता है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूंगा, ऑन 5th मार्च जिस दिन वो असेट्स को खरीद रहा था, ठीक है, उस दिन थी 560 रुपीज। और जब रिडीम एक तरह से कह सकता हूँ, जब उसने शेयर्स को बेचा, असेट्स को बेचा, सॉरी कह सकते हैं आप, असेट्स को जब उसने बेचा, म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से असेट्स म्यूचुअल फंड्स को बेचना कहते हैं। ठीक, तो
उनकी एवरेज वैल्यू थी 650 रुपीज। ठीक है, तो उससे यहाँ पे कितने रुपयों का फायदा हुआ वो निकालिए आप, और रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जितने आपने बेचे उतने में से जो परसेंटेज के हिसाब से कितने का प्रॉफिट हुआ वो निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है, जो कि बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोग इससे पहले भी नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते आते हैं, मतलब कितने शेयर्स खरीदे होंगे, कितने शेयर्स बेचे होंगे। फॉर्मूला था, सिंपल था फॉर्मूला, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन वन शेयर वैल्यू, शेयर प्राइस ऑफ वन वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन शेयर के हिसाब से कर चुके हैं। वहां पे एक शेयर की वैल्यू थी, यहाँ पे एनएवी यानी कि एवरेज एक असेट्स की वैल्यू है। यहाँ पे शेयर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के हिसाब से असेट्स की बात होती है, दोनों में फर्क है। बट जैसा कि सेम लॉजिक हम लोग वहां यूज करते थे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए, विच इज नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला शेयर्स में ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन प्राइस ऑफ वन शेयर। यहाँ पे प्राइस ऑफ वन शेयर नहीं है, यहाँ पे एनएवी है, यानी कि नेट वैल्यू, नेट असेट्स वैल्यू, एक असेट की वैल्यू कह सकते हैं आप। यहाँ पे हमें दो नेट एनएवी दिए गए, वो भी ध्यान रखिएगा, एक है खरीदते वक्त, एक है बेचते वक्त। हम जब खरीदेंगे तो जो अमाउंट हमें एनएवी का मिला था हम उसे यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के। 50,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया, जिस वक्त एक असेट्स की वैल्यू कह सकते हैं, एक असेट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो है 560 रुपीज। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा विच इज 89.2857। मैंने खुद से डिवाइड किया था, बट मैं टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करने के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट तक आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो 2 पॉइंट तक भी आंसर लिख सकते हैं। मुझे मेन चीज मैंने आपको कहा था शेयर्स के हिसाब से भी कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स पता होना चाहिए हर बार हर क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमें वो चीज पता चल चुकी है कि हमने टोटल 89 पॉइंट समथिंग शेयर्स को या फिर सॉरी असेट्स को खरीदा था। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी इसके बाद हमें टोटल गेन निकालना है। टोटल गेन सिंपल चीज है, समझिए कि आप शेयर्स को बेच रहे थे, या फिर शेयर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, शेयर्स का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें ये चीज बाकायदा समझ रही होगी कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स, मैं नंबर यूनिट की बात नहीं करता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स के वीडियो के हिसाब से बात करता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इतने शेयर्स है मेरे पास, मैं एक शेयर को बेच रहा हूं 650 रुपीज के हिसाब से, तो इतने शेयर्स को कितने रुपए के हिसाब से बेचूंगा, सिंपल है। यहाँ पे सेलिंग अमाउंट नहीं, यहाँ पे रिडीम्शन का अमाउंट लिखा जाता है, यानी कि जो हम लोग शेयर्स बेचते हैं उसका अमाउंट लिखते हैं। हम 650 रुपीज के हिसाब से इतने असेट्स को बेच रहे हैं, इतने यूनिट्स असेट को बेच रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमें अमाउंट आएगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 58,035.05 रुपीज। ठीक है, अब ये वो अमाउंट है जब हम अपने शेयर्स को बेचेंगे तो हमें मिलेगा, ये वो टोटल अमाउंट है। यहां पे हमें पूछा जा रहा है कि टोटल गेन, कुल मुनाफा कितना होगा। सिंपल ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डिट्टो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने शेयर्स में किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, चाहे तो आप एक फॉर्मूला समझ सकते हैं, टोटल गेन, टोटल प्रॉफिट, जो भी। सेलिंग अमाउंट विच इज यहाँ पे रिडीम्ड अमाउंट कह सकते हैं आप, 58,035 माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, जितने का आपने इन्वेस्टमेंट किया वो अमाउंट निकाल लीजिए, जितना आपको अमाउंट टोटल मिला होगा अभी। मतलब आपने 150 रुपए के सामान को खरीदा और 350 रुपए आपको मिल रहा है, तो आपने 350 में से जब 150 रुपए निकाले तो आपको पता चलेगा कि आपको 200 रुपए का मुनाफा हुआ है। ये सिंपल मैथ्स अगर आपको नहीं समझा कोई बात नहीं, क्या कर सकते, बट मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने शेयर्स में ऑलरेडी कर रखा है, मैं बार बार आपको कहूंगा। तो मुझे आंसर मिलेगा टोटल गेन का
8,035.705 रुपीज। ठीक है, हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मिल चुका है, टोटल गेन मिल चुका है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में तीसरी चीज जो पूछी जाती थी वो है रेट ऑफ रिटर्न की, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था। ये देखिए रेट ऑफ रिटर्न, और याद रखिए रेट ऑफ रिटर्न और परसेंटेज चेंज इन एनएवी यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे और करके यूज किया गया है। अब देखिए ये किस तरह से सेम होता है ये भी मैं आपको एक बता देता हूँ कि रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है रिडम्पशन एनएवी माइनस परचेज एनएवी, यानी कि जब आप शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, बेच रहे हैं कह सकते हैं आप, तब जो एनएवी का अमाउंट है उसमें से आपने जब एनएवी नेट एसेट्स वैल्यू को परचेज करते वक्त जो अमाउंट था उसे माइनस कर दिया अपॉन परचेज एनएवी, यानी कि खरीदते वक्त जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो सेम चीज है। यही दोनों फॉर्मूला नेट एनएवी एट बिगनिंग यानी कि परचेज करते वक्त जो नेट एसेट्स वैल्यू का अमाउंट था वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट चेंज इन एनएवी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है रिडम्पशन एनएवी माइनस परचेज एनएवी। एब्सोल्यूट चेंज का जो फॉर्मूला है वो यही चीज है, रिडम्पशन एनएवी माइनस परचेज। नेट एसेट एनएवी एट एंड मतलब रिडम्पशन एनएवी, एनएवी एट बिगनिंग यानी कि परचेज एनएवी। ये चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो सिंपल फॉर्मूला को रटिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। ठीक है, तो फिलहाल हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है जिसका फॉर्मूला सिंपल सा हमें है रिडम्पशन एनएवी माइनस परचेज एनएवी। जब हम शेयर्स को बेच रहे थे तो हमें पता है कि 650 रुपीज़ के हिसाब से एनएवी था, और जब हमने खरीदा था तो 560 रुपीज़ के हिसाब से एनएवी था। एनएवी आपको अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है तो प्राइस ऑफ वन यूनिट, प्राइस ऑफ वन यूनिट के हिसाब से याद रखिएगा। ठीक है, शेयर्स में हमने ऑलरेडी चीज की तो आप इस वर्ड से फैमिलियर होंगे, प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ वन शेयर के हिसाब से। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न का मतलब समझिएगा कि हमने जितने में चीजों को खरीदा और जब हमने उन चीजों को बेचा तो हमें कितने परसेंटेज का हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न मिला। रिटर्न यानी कि मुनाफा हुआ कितने परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो एनएवी रिडम्पशन एनएवी कह सकते हैं। रिडम्पशन एनएवी यानी कि वो अमाउंट जो हम शेयर्स को बेचते वक्त हमें पता था 650 रुपीज माइनस परचेज एनएवी यानी कि जब हमने शेयर्स को खरीदा एसेट्स को खरीदा जो अमाउंट था वो है 560 रुपीज डिवाइडेड बाय परचेज एनएवी, शेयर्स को खरीदते वक्त जो अमाउंट था वो मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखिए मैं शेयर्स का यहाँ पे वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप इस वर्ड से होप सो कि फैमिलियर होंगे और ये वर्ड इजी टू अंडरस्टैंड भी है आपके लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल 90 डिवाइड बाय 560 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 16.0714%। रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज के हिसाब से ही होता है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। होप सो कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझा, अगर नहीं तो हम लोग कुछ और सम्स को करेंगे ताकि आप इस कॉन्सेप्ट से और फैमिलियर हो जाए, फिर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में कोई भी मुश्किलें नहीं होंगी। सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते समझ जाएगा। कुछ और सम्स को ट्राई करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपके लिए पढ़ देता हूं। समर इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम, इन MF म्यूचुअल फंड्स ऑन 20 जनवरी 2011 एट एन AV ऑफ 54.8। मतलब कि उसने जब शेयर्स, कह सकते हैं मैं शेयर्स आपके लिए कह रहा हूं ताकि आपको फैमिलियर लगे और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। जब उसने शेयर्स को परचेज किया या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, चलिए आपके लिए बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तब NAV नेट एसेट्स वैल्यू थी 54.8 यानी कि परचेज NAV 54.8 थी, और उसने जब शेयर्स को रिडीम किया, शेयर्स या फिर ऑन यूनिट्स, तब NAV थी 70.2। सिंपल पिछले क्वेश्चन जितना ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। There was neither entry load nor exit load
अपना एंट्री लोड और एक्सिट लोड के क्वेश्चंस को हम लोग आगे करेंगे, जिसकी वीडियोस भी इस चैनल पे आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहिएगा उन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। फाइंड हिज गेन, पिछले क्वेश्चन की तरह रेट ऑफ रिटर्न एंड एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल चीज है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे टोटल गेन पूछा है। यानी कि आप जब रिडीम कर रहे थे शेयर्स को, तब आपको जो अमाउंट मिला होगा माइनस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये चीज को निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ रिटर्न सिंपल सा पिछला फॉर्मूला यूज करना है। एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न एक नई चीज है जो कि मैं आपको बताता हूँ, बट आपको गेन और रेट ऑफ रिटर्न खुद से निकालना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। अब देखिए, मैं अज्यूम करता हूं कि आप सबने वीडियो को जरूर पॉज करके इन सभी चीजों को सॉल्व खुद से किया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसा कि अब तक क्वेश्चंस में बताया है कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपको शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के सभी क्वेश्चंस है निकालना बहुत नेसेसरी हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला भी है। इन्वेस्टमेंट अपॉन परचेज एनएवी, यानी कि वो अमाउंट जो एवरेज अमाउंट कह सकते हैं आप, जिसे हम शेयर में प्राइस ऑफ वन शेयर भी कहते थे, उसके जरिए हम लोगों ने नंबर ऑफ यूनिट्स को निकाला है। अगर आपने सॉल्व नहीं भी किया तो इन चीजों को आप समझ के खुद से सॉल्व करने का जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। अब टोटल रिडम्पशन का अमाउंट भी मैंने निकाला है, जो कि है नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रिडम्पशन का एनएवी, रिडीम्ड एनएवी कह सकते हैं। यानी कि जब हम शेयर, जो म्यूचुअल फंड है उसे सेल कर रहे थे, तब शेयर्स बार में मुंह से अब निकल रहे गाइस, सॉरी, बट आप मेरा मतलब तो समझ रहे होंगे ना। जब हम लोग म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे थे तो एक एवरेज एसेट्स की वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई करके हमने टोटल रिडम्पशन का अमाउंट निकाल लिया। अब इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट से माइनस करके वो अमाउंट निकालेंगे जो कि है हमारा टोटल गेन का अमाउंट। ये चीज आपको नहीं समझ रही है, शेयर्स का वीडियो देखिए, बहुत सही समझेगा। उन चीजों को आप रिलेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को देखिए, वहां भी मैंने बड़े अच्छे से डिटेल में आराम से टाइम लेके समझाया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि मेरे वीडियोस थोड़े बड़े होते हैं, बट वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत वास्ट और डीप होते हैं, तो इन्हें मैं डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। बट अगर आप वीडियो को पॉज मतलब बिना स्किप किए ध्यान से देखेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। टोटल गेन निकल गया। रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। सिंपल उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, रिडम्पशन एनएवी विच इज 70.2 माइनस परचेस करते हुए जो एनएवी था विच इज 54.8 माइनस करके ये फॉर्मूला नॉर्मली हमने अप्लाई कर दिया और हमें रेट ऑफ रिटर्न पता चल गया। अब पिछले क्वेश्चन में ये सारी चीजें थी, बट एक चीज यहाँ पे ऐड हुई है विच इज एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न। क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज या फिर रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज चेंज या फिर रेट ऑफ रिटर्न, जो भी आप कहें, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। अब जो एनुअलाइज चेंज इन एनएवी कहा जाता है, इसका मतलब है ये एक साल में जो आपका म्यूचुअल फंड्स है या फिर उस टाइम पीरियड तक की यहाँ पे बात हो रही है जब आपने एनएवी म्यूचुअल फंड्स कह सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड्स को खरीदा था और रिडीम किया यानी कि बेच दिया, ठीक है। उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उस टाइम पीरियड का, उस वक्त में जो आपका म्यूचुअल फंड्स है उसका रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज कितना है, ठीक है। जिस ड्यूरेशन की बात होती है क्वेश्चन में, उस ड्यूरेशन में जो एनएवी है या फिर म्यूचुअल फंड्स है उसमें जो भी चेंजेस आया होगा जितना परसेंटेज का, उसे ही निकालना एनुअलाइज चेंज होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है 12 अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स, जितने मंथ्स के हिसाब से बात हो रही है वो, या फिर अगर डेज के हिसाब से बात हो रही है तो 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे एनुअलाइज यानी कि एक साल की बात हो रही है, इसलिए हम लोग देखिए एक साल में 12 मंथ होते हैं या फिर 365 डेज होते हैं अगर लीप ईयर ना हुआ तो, डिवाइडेड बाय जितने ड्यूरेशन के हिसाब से बात होती है वो, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला समझा नहीं है, मतलब ये जो मैंने इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है वो समझा नहीं, तो मैंने आपको कहा सिंपल आप सिर्फ फॉर्मूले को रटिए, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक है। देखिए हमें एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास वैल्यू विच इज 28.1021 मल्टीप्लाई
अब यहाँ पे हमें डेट को कंसिडर करना है, मतलब डेज को कंसिडर करना है या फिर मंथ को। तो हमें यहाँ पे जो डेटा था वो था 20 जनवरी, जिस दिन हमने शेयर्स को परचेस किया था, और रिडीम का डेट दिया गया 30 अप्रैल। डेज के हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है, तो हम यहाँ पे डेज को निकालेंगे। अब डेज का जो हमने कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आपने 12th में ये चीज की होगी। कमीशन एंड ब्रोकरेज और चैप्टर था बैंक ब्रोकरेज के हिसाब से, और वहां पे बैंक के हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज की जो बातें हो रही थी वहां पे हम लोग डेज निकालते थे। यहाँ भी हम निकालते हैं, किस तरह मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, हमें डेज निकालने हैं, डेज का डिफरेंस निकालना है बिटवीन 20 जन से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच, मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी डेज आएंगे उनका नंबर निकालना है। इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको ये उंगली वाली ट्रिक तो पता होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये वाली ट्रिक तो आपको पता होगी। जो ऊपर वाले खांचे होंगे उनमें 31 डेज होते हैं और नीचे वाले डेज मतलब मंथ में 30 या फिर 30 से कम डेज होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जनवरी में 31 डेज होता है क्योंकि जनवरी ऊपर आता है। हमने जो म्यूचुअल फंड हमने 20 जनवरी को खरीदा था, तो अब जनवरी के 20 डेज जा चुके हैं 31 में से, तो कितने दिन बचे सर? 31 माइनस 20 इज 11 डेज। अब जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी का। यहाँ पे हमें इसका साल देखना पड़ेगा, तो इसका साल है 2011। साल को याद रखें क्योंकि लीप वर्ष में जो फरवरी के डेज होते हैं वो 28 नहीं 29 होते हैं। ठीक है, ये एक लीप वर्ष नहीं है, ये एक नॉर्मल ईयर है, इसलिए इसमें इस साल में जो फरवरी है उसमें सिर्फ 28 डेज होंगे, यानी कि जनवरी के बाद जो फरवरी का मंथ था उसके भी 28 दिन काउंट किए जाएंगे। याद रखें, हमें अप्रैल तक के बीच के डेज को निकालना है। ठीक है, अब जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, अब जनवरी फरवरी के बाद आता है मार्च का महीना, और मार्च में होते हैं 31 डेज। एज यू कैन सी, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो मार्च के भी 30 दिन कंटिन्यू यानी कि काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम 30 अप्रैल को यानी कि 30 अप्रैल को शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, यानी कि जो मार्च के बाद जो 30 डेज अप्रैल आएगा उससे भी हमें काउंट करना पड़ेगा। ये चीज हम लोगों ने 12th में बड़े अच्छे से सीखी थी, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो, कि डेज को किस तरह से निकाला जाता है। अगर आप कोई चीज नहीं समझी, वीडियो को पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए और स्टार्ट से ध्यान से फिर से सुनिए। मैंने यहाँ पे 20 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच का ड्यूरेशन निकाला है, यानी कि इन दोनों डेट्स के बीच जितने भी दिन आए थे उन्हें मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया है, और मेरा आंसर आएगा 100 डेज का। ठीक है, तो इन खरीदने से लेके रिडीम करने तक 100 दिनों का गैप आया है म्यूचुअल फंड्स के इन दोनों एक्टिविटीज में। ठीक है, तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना, जो कि डेज के हिसाब से था 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया, मतलब ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी जाना है। ठीक है, यहाँ से अगर डेज के हिसाब से बात करते हैं हम लोग एनुअलाइज चेंज निकालने के लिए ये यूज करते हैं, मंथ्स के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला, वीक्स के हिसाब से क्या यूज करते हैं वो भी आपको बाद बता दूंगा। फिलहाल हमें पता है 100 दिन का गैप है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 102.57%। इस हिसाब से हमने एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल लिया। गेन मतलब टोटल गेन प्रॉफिट हम लोग कैसे निकाला, रेट ऑफ रिटर्न, एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न। ये चीज नहीं समझी हो तो वीडियो को वापस से आप रिवर्स करके जरूर देखिए। ठीक है, होप सो कि आपको ये बेसिक समझ गए होंगे। हम कुछ और सम्स को देखते हैं। मैं आपके लिए थर्ड सम पढ़ता हूँ, बेसिक सम ही है, बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गए, मतलब आपको जिस चीज की वैल्यू निकालनी थी वो यहाँ पे चेंज हो गई। अब तक हम लोग टोटल प्रॉफिट निकाल रहे थे, रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पे अभी एक नई चीज निकाल। क्वेश्चन बढ़ता हूँ। लैला इन्वेस्टेड 12 लाख इन म्यूचुअल फंड्स ऑफ 20 मार्च। एमएफ को याद रखेगा, हमेशा म्यूचुअल फंड्स पढ़िएगा, कुछ और नहीं। ठीक है, 2011 with NAV of 145.6. She redeemed all units on 9th October 2011 and received 2.5% rate of return. If there was no entry or exit load, find NAV on
डेट ऑफ सेल्स ऑफ यूनिट, यानी कि यहाँ पे हमें रिडम्पशन एनएवी निकालना है, शेयर्स को बेचने का जो अमाउंट है, परसेंटेज अमाउंट या फिर कह सकते हैं असेट्स अमाउंट, नेट असेट्स वैल्यू, वो आपको निकालना है। हमारे पास क्या क्या डेटा दिया गया पहले उस पर ध्यान देते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, परचेस का अमाउंट है और रेट ऑफ रिटर्न का भी अमाउंट है। हमारे पास रिडम्पशन का एनएवी नहीं है इसलिए हमने उसे एक्स मान लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो जो चीजें हैं उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है और रेट ऑफ रिटर्न का एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला भी है, तो हम इसी का फॉर्मूला अप्लाई करके रिडम्पशन का वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास यही एक वैल्यू है जिसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है। इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ परचेज एनएवी के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, एंड रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूला में रिडम्पशन भी आता है, तो शायद वहां से आंसर निकल सकता है। बेसिक जो फॉर्मूला होता है, फंडा होता है मैथ्स का, वो भी यही कहता है कि हमारे पास जिस चीज का एक प्रॉपर वैल्यू है और उसका हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो हमें उसी का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके हिसाब से रिडम्पशन माइनस परचेज एनएवी which is 145.6 upon purchase NAV which is 145.6 again multiply by 100। हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है 2.5%, और इस फॉर्मूला के जरिए हमें आराम से x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, आराम से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। x को एक साइड में कर देते हैं हम लोग, 1.145.6, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ को डिवाइड करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसे सॉल्व करके क्यों लिखा है, मैथ्स है यार, खुद से कीजिए थोड़ा बहुत, मैंने तो सॉल्व किया है ऑलरेडी वैसे साइड में। इसका आंसर आएगा 3.64 प्लस 145.6 इक्वल टू एक्स। हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा दोनों ऐड करने के बाद 149.24 रुपीज, यानी कि रिडम्पशन एनएवी है 149.24 रुपीज। सिंपल हम लोग ने क्या किया कि हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न का एक वैल्यू था और रेट ऑफ रिटर्न का हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला था, हमने उसी वैल्यू को पुट करके फॉर्मूला में यूज करके एक्स की वैल्यू को निकाल लिया। ऐसे सब टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले ही करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन एवी ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज 18 एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि परचेज एनएवी है 25 एट एंड ऑफ द ईयर, यानी कि रिडम्पशन का अमाउंट दिया गया है, ठीक है। फाइंड एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज इन एनएवी ड्यूरिंग द ईयर। ये क्वेश्चन का जो एलिमेंट है, जो आपको डेटा दिया गया है वो है सेलिंग अमाउंट, यानी कि रिडम्पशन का अमाउंट दिया गया है और परचेज का अमाउंट दिया गया है। आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं हम, उसे निकालना है और एनुअलाइज चेंज निकालना है इन एनएवी। अब देखिए ये जो दो डेटा दिया गया इसके जरिए हमें आंसर निकालना, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट चेंज निकालना है विच इज नथिंग बट रिडम्पशन एनएवी माइनस परचेज एनएवी, फॉर्मूला दिया गया इसलिए बार बार से नहीं लिखूंगा। 25 माइनस 18 7, ठीक, सिंपल। अब इसके बाद है रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज चेंज या फिर रेट ऑफ रिटर्न एक ही है बात। रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है जो कि है रिडम्पशन माइनस परचेज एनएवी, एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट 7 रुपीज अपॉन परचेज एनएवी विच इज 18 मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा 38.89। इसे मैंने सिर्फ फास्ट में इसलिए किया क्योंकि आपको प्रॉपर आंसर्स मिल जाए और आप समझ सके कि ऐसे बेसिक टाइप के छोटे मोटे सम्स तो आपको पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट सम अगर आप चाहें तो खुद से सॉल्व कीजिए, लॉजिक लगाइए। अगर आपको क्वेश्चन ना समझे तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार आपको बताया था, इफ एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड्स वाज 60 एट द एंड ऑफ द ईयर विथ 15% increase during the year, find NAV at the beginning of the year। अब ये जो इंक्रीजिंग दिया गया ये है रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे कहा गया है कि
रिडम्पशन का अमाउंट आपको बताया गया है 60 रुपीज रिडम्पशन का अमाउंट है, और आपको 15% का इंक्रीमेंट यानी कि रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था जहां पे हमें रिडम्पशन का अमाउंट निकालना था, उसी तरीके से आपको परचेस का एनएवी निकालना है। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझे होंगे, और ये चैप्टर अभी तक का जो पहला पार्ट ये पसंद आया होगा, हाँ प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।